हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ जियोमेट्रिक्स। आज हम बाकी तीन टेक्निक्स को देखेंगे जो जीपीएस सर्विंग टेक्निक्स रह गई थी हमारे पास। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में दो टेक्निक्स देखी थी, एक तो स्टैटिक देखा था और एक हमने रैपिड स्टैटिक देखा था। आज हम काइनेमेटिक देखेंगे, रियल टाइम काइनेमेटिक देखेंगे और हमारे पास स्टॉप एंड गो टेक्निक देखेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ जीएनएसएस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें स्टैटिक और रैपिड स्टैटिक में देखा था कि वो जो रोवर रिसीवर रहता है वो हमारे पास डेटा को कलेक्ट करके फिर हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे पास इसमें एट द प्रेजेंट मतलब कि जब हमारे पास रेफरेंस स्टेशन हमारे पास डेटा को कलेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ जो एरर आ रहा है उसको हम करेक्टिफाई कर सकते हैं रोवर रिसीवर की रीडिंग्स के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास काइनेमेटिक क्या होता है कि काइनेमेटिक सर्वे टेक्निक इज टिपिकली यूज्ड फॉर डिटेल्ड surveying and recording trajectories. It is very efficient way of measuring many points that are close together. This technique involves a moving rover whose position can be calculated relative to the reference. तो रोवर रिसीवर के हमारे पास जो अननोन पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर मूव करता है हमारे पास, ठीक है। फर्स्टली द रोवर हैज टू परफॉर्म व्हाट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखा था कि इनिशियलाइजेशन जो जरूरत पड़ती है कौन कौन सी टेक्निक के ऊपर पड़ती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास काइनेमेटिक के लिए हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि रोवर और रेफरेंस को स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है, एंड शुड रिमेन एब्सोल्युटली स्टेशनरी फॉर 5 to 20 मिनट्स। तो हमारे पास दोनों रेफरेंस और रोवर स्टेशन जो रिसीवर्स हैं हमारे पास उनको स्विच ऑन करके 5 से 20 मिनट तक के लिए उसको स्टेशनरी छोड़ देते हैं हमारे पास। आफ्टर दिस पीरियड द रोवर मे देन मूव फ्रीली। The user can record positions at a predefined recording rate, can record distinct positions और record a combination of two। तो हमारे पास क्या होता है जब इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, हमारे पास 5 से 20 मिनट तक उसको स्टेशनरी और उसको छोड़ देते हैं हमारे पास। फिर जब रोवर रिसीवर क्या है अननोन पॉइंट्स के ऊपर मूव करता है और जो रिकॉर्डिंग रेट रहता है कितनी देर के लिए उसको अपने डेटा को कलेक्ट करना है वो चीज़ रहती है हमारे पास, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। इफ at any time less than 4 satellites are tracked by rover receiver, you must stop and move into a position where 4 or more satellites are tracked and perform an initialization again before continuing। तो मिनिमम 4 सैटेलाइट्स क्या आपको 3D पोजिशन के लिए चाहिए होती हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपको 4 सैटेलाइट ट्रैक नहीं हो रही हैं तो फिर से आपको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक के लिए हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हम इस टेक्निक में देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन सबसे पहले हमने परफॉर्म किया 5 से 20 मिनट तक, जनरली उसको स्टेशनरी रख दिया हमारे पास, ठीक है। तो दोनों सिंक्रोनाइज हो गए। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द रोवर कैन मूव एंड द पोजिशंस कैन बी रिकॉर्डेड एट ए प्री डिफाइंड इंटरवल R1। तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपको अननोन पॉइंट पर जाके रोवर रिसीवर से मूव करना है और जो रिकॉर्डिंग रेट रहेगा उसके हिसाब से अपनी डेटा को कलेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मूव किए रिकॉर्डिंग रेट के हिसाब से, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको पोजीशन की रीडिंग चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है कि काइनेमेटिक में जैसे ये दोनों क्या इनिशियलाइज हो गए हमारे पास, तो जो एरर इसमें रहेगा उसको जो करेक्टिफाई करेगा वो रियल टाइम में करेगा। मतलब कि जो रेफरेंस स्टेशन रहेगा वो अपने डेटा को जो भी एरर आ रहा है उसको अप्लाई करेगा करेक्शन एट रियल टाइम, और वो रेडियो सिग्नल या सैटेलाइट सिग्नल की हेल्प से अपना रोवर रिसीवर पे हमारे पास सिग्नल भेजता है जिससे कि वो करेक्ट करता रहता है डेटा को। जैसे कि रियल टाइम काइनेमेटिक में देखते हैं कि रियल टाइम काइनेमेटिक यूज्ड ए रेडियो डेटा लिंक टू ट्रांसमिट सैटेलाइट डेटा फ्रॉम द रेफरेंस टू द रोवर। तो जो मैं बात कर रहा था वो रियल टाइम काइनेमेटिक में भी चाहिए होता है कि ये जो रेडियो डेटा लिंक है वो ट्रांसमिट करते हैं हम सैटेलाइट डेटा को रेफरेंस से रोवर के अंदर, ठीक है, रेफरेंस रिसीवर से रोवर रिसीवर के अंदर। दिस इनेबल्स कोऑर्डिनेट टू बी कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड इन द रियल टाइम। तो जो रियल टाइम में कोऑर्डिनेट्स हमारे पर रोवर रिसीवर से मिलते हैं वो एक्यूरेट मिलते हैं वहाँ पर। एज द सर्वे इज बीइंग कैरिड आउट इन RT के सर्वे द रोवर हैज ए रेडियो लिंक and receives the signal broadcast from the reference. The rover also receives satellite data directly from the satellite. These two sets of data can be processed together at the rover to resolve the ambiguity and therefore obtain a very accurate position relative to the reference receiver. तो हमारे पास जो सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जो रोवर रिसीवर है वो अपना डेटा को कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट अननोन पोजीशंस पर मूव करके। उसके साथ साथ
जो हमारे पास बेस स्टेशन है वो भी हमारे पास डेटा को कलेक्ट कर रहा है, और जो नोन पॉइंट्स है हमारे पास उसके रेफरेंस में अपने एरर को कैलकुलेट कर रहा है। अब ये जो एरर में करेक्शन अप्लाई हो रहा है वो टाइमली हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है। तो ये जो रोवर रिसीवर है, एक तो हमारे पास डेटा सैटेलाइट से कलेक्ट कर रहा है, अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है, उसके साथ साथ जो मॉडिफिकेशन है, जो करेक्टिफाई करना है एरर को, वो भी हमारे पास रेडियो डेटा की रेडियो सिग्नल की हेल्प से वहाँ पर रेफरेंस रिसीवर से रोवर रिसीवर में अप्लाई होता है हमारे पास टाइमली, ठीक है। जिससे कि जो रोवर रिसीवर का डेटा है वो एक्यूरेटली हम जीपीएस सर्वे में और अपने अननोन पॉइंट्स का डेटा जो है वो एक्यूरेट अचीव करते हैं वहाँ पर रियल टाइम कैनेमेटिक के अंदर, ठीक है। तो व्हेन इट ट्रैकिंग सैटेलाइट्स एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम द रेफरेंस इट कैन बिगिन द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर भी हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द रोवर कैन रिकॉर्ड पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट डेटा एट दिस टाइम बेसलाइन एक्यूरेसीज विल बी इन द 1 to 5 सेंटीमीटर रेंज। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रेफरेंस रिसीवर। तो रियल टाइम कैनेमेटिक में अगर आपको करेक्शन अप्लाई करना है विद द रेफरेंस रिसीवर तो आपको उसके कांटेक्ट में रोवर रिसीवर को रखना पड़ता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल टाइम कैनेमेटिक है। जैसे स्टॉप एंड गो में देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि स्टॉप एंड गो सर्वेइंग इज ऑल्सो नोन एज सेमी काइनेमेटिक जीपीएस सर्वेइंग। बोथ मेथड्स आर सेम इन प्रिंसिपल, हाउएवर काइनेमेटिक जीपीएस रिक्वायर्स नो स्टॉप्स एट द अननोन पॉइंट्स। तो काइनेमेटिक सर्वेइंग में हमने देखा था कि रोवर रिसीवर अपने रिकॉर्डिंग रेट के हिसाब से मूव करता है, हमारे पास R1 पे गया, R2 पे गया, और बस हमारे पास क्या इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन स्टॉप एंड गो में ऐसा नहीं होता है। आपको जिस पॉइंट की जो अननोन पॉइंट है वहां पर आपको रिसीवर को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है, एट द टाइम पीरियड हमारे पास, जिससे कि जो एरर्स होते हैं वो एवरेज आउट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारे पास स्टॉप एंड गो के केस में ज़्यादा अचीव होती है। द सर्वे स्टार्ट्स बाय डिटरमाइनिंग द इनिशियल इंटीजर एम्बिग्यूटी पैरामीटर्स नोन एज रिसीवर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों जो रिसीवर्स हैं उनकी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि स्टैटिक एंड रैपिड स्टैटिक के केस में इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अलावा रियल टाइम आरटीके जो होता है हमारे पास, और हमारे पास काइनेमेटिक, और उसके हमारा स्टॉप एंड गो, इन तीनों में हमारे पास इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वंस द इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म सक्सेसफुली, पोजिशनिंग एक्यूरेसी ऑफ सेंटीमीटर लेवल तक हमारे पास, क्योंकि स्टॉप एंड गो में अननोन पॉइंट के ऊपर रिसीवर को रखना पड़ता है और अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम देना होता है, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन इंस्टेंटेनियसली, तो एक्यूरेसी हमारे पास सब सेंटीमीटर लेवल तक भी मिल सकती है हमारे पास। फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन द रोवर मूव्स टू द फर्स्ट अननोन पॉइंट एंड आफ्टर कलेक्टिंग अबाउट 30 seconds ऑफ डेटा द रोवर मूव विदाउट बीइंग स्विच्ड ऑफ टू द सेकंड पॉइंट एंड द प्रोसीजर आर रिपीटेड। तो ऐसे ही करके हमारे पास जितने भी अननोन पॉइंट्स होते हैं वहां पर 30 seconds के लिए डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिसीवर को प्लेस किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑफ utmost important that at least 4 satellites are tracked even during the move, otherwise the initialization process must be repeated again by reoccupying the previous point। तो इसमें एक चीज है कि जब हम मूव करते हैं अपने रिसीवर को, जो रोवर रिसीवर रहता है अननोन पॉइंट्स पर प्लेस करने के बाद मूव करते हैं दूसरे अननोन पॉइंट पर, तो बीच में अगर कोई भी कनेक्शन टूटता है, मतलब कि 4 सैटेलाइट्स जीपीएस रिसीवर के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं, तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को फिर से प्रीवियस पॉइंट पर जाके फॉलो करना होता है, जिससे कि आगे हम उस सर्वे को कंटिन्यू कर सकें हमारे पास, ठीक है। तो स्टॉप एंड गो के अंदर भी हमारे पास करेक्शन एट द टाइम किया जाता है। तो हमने पहले स्टैटिक देखा, फिर रैपिड स्टैटिक, उसके बाद काइनेमेटिक, फिर रियल टाइम काइनेमेटिक, और हमने स्टॉप एंड गो प्रोसेस देखा, ठीक है। इससे रिलेटेड ही हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा था, तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास जीपीएस सर्विंग टेक्निक। उसके अलावा हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है जीपीएस की। वैसे तो हमें पता है कि आज हर एक फील्ड में जीपीएस बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे पास, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड यूनिक फीचर्स ऑफ जीपीएस इज दैट द फैक्ट दैट द पोजिशनिंग सिग्नल्स आर अवेलेबल टू यूजर्स इन एनी पोजिशन वर्ल्ड वाइड एट एनी टाइम। तो 24 आवर्स सर्विस है हमारे पास, और किसी भी पॉइंट पे अर्थ सरफेस और इन द स्पेस हम अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या अपनी पोजिशनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास जीपीएस की हेल्प से। GPS applications range from specialized field like military, resource managers, surveyors, and anyone else who wants to know their location. एग्जाम्पल, द नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर आपने अपने गांव को सर्च किया, या आपको किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो हर एक चीज़ में आप जीपीएस का यूज कर सकते हो। जीपीएस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफेंस, नेविगेशन एंड सर्विंग एप्लीकेशंस।
In addition to geoscience for measuring accuracy, time and frequency required for ionospheric and atmospheric studies, global climate changes, observing polar motion and earth rotation rate, mapping the gravity field, detecting ionospheric effects, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी फील्ड्स में हमारे पास जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, उन सभी में जीपीएस की हेल्प से वर्क किया जाता है हमारे पास। GPS will soon be a part of the overall utility of technology. GPS today being used for a wide spectrum of applications in India by various organizations. There are countless applications of GPS. वैसे तो हमें पता है कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसे डिटेक्टिंग सिस्मोग्राफिक आइनोस्फेरिक इफेक्ट्स और मैपिंग द ग्रेविटी फील्ड, अर्थ रोटेशन रेट के लिए, ऑब्जर्विंग पोलर मोशन, तो यहाँ तक कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के लिए भी जीपीएस का यूज होता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, जैसे मिलिट्री पर्पज में कैसे इसका यूज किया जाता है। ये तो हमें पता ही है कि जीपीएस जो है वो फर्स्ट जो डेवलप हुआ था वो डिफेंस पर्पज के लिए हुआ था, बाद में इसको कमर्शियल और सिविलियन यूज के लिए किया गया था, ठीक है। तो जीपीएस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर रियल टाइम मिलिट्री पोजिशनिंग। मिलिट्री एप्लीकेशंस इंक्लूड एयरबोर्न, मराइन एंड लैंड नेविगेशन। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ships, submarines, tanks, jeeps, and equipment use GPS technology for many purposes, including basic navigation, target designation, close area air support, weapon technology, and rangeawareness। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक डिफेंस के केस में हमारे पास जीपीएस बहुत हेल्पफुल है हमारे पास, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, शिप्स हो, सबमरीन्स हो, हर एक चीज़ में आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारे पास। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कॉम्बैट्स में हमारे पास व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स में भी हमारे पास जीपीएस, क्योंकि अगर टारगेट देना है तो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास उसको नेविगेट भी करना पड़ता है, तो जीपीएस की हेल्प पड़ती है हमारे पास, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर मार्किंग द पोजिशंस ऑफ माइनफील्ड्स एंड अंडरग्राउंड डिपोट्स। तो ये हमारे पास मिलिट्री पर्पज़ के लिए था। जैसे नेविगेशन के लिए क्या होता है कि नेविगेशन यूजिंग जीपीएस कैन सेव काउंटलेस आवर्स इन द फील्ड। GPS technology helps with marine navigation, traffic routing, underwater surveying, navigation in hazardous locations and their mapping। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ऐसा है जहाँ से आपको 4 मिनिमम सैटेलाइट्स विजिबल हैं, तो आप उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जीपीएस नेविगेशन इन हेलीकॉप्टर्स, व्हीकल्स और शिप कैन प्रोवाइड एन ईजी मीन्स ऑफ नेविगेशन विद सब्सटेंशियल सेविंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल है हमारे पास नेविगेशन पर्पज के लिए, तो जीपीएस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे पास, ठीक है। एनी फीचर इवन इफ इट इज अंडर वाटर कैन बी लोकेटेड अप टू 100 मीटर सिंपली बाई स्केलिंग कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ए मैप, एंटरिंग वे पॉइंट्स एंड गोइंग डायरेक्टली टू द साइट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रोड इंटरसेक्शंस, कॉर्नर पोस्ट, प्लॉट कैंटर्स, एक्सीडेंट साइट्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड सो ऑन। तो हमारे पास कितनी सारे इसके एप्लीकेशंस है, बेनिफिट्स हैं हमारे पास जीपीएस के, वो हम इजीली देख सकते हैं हमारे पास। तो कमर्शियल फिशिंग फ्लीट्स यूज इट टू नेविगेट टू ऑप्टिमम फिशिंग लोकेशंस एंड टू ट्रैक फिश माइग्रेशंस। तो फिश माइग्रेशंस के केस में भी हम जीपीएस का यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प विद एन ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन एंड इन व्हीकल नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि आपके आजकल का जो भी मॉडर्न कार्स आ रही हैं उनके अंदर इन व्हीकल नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, ठीक है। मैनी नेविगेशन सिस्टम शो दैट व्हीकल्स लोकेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीट मैप, allowing drivers to keep track of where they are and to look up their other destinations। तो मैप के थ्रू, या मैप जो है वो हमारे पास जीपीएस यूज करता है, तो चाहे आप डायरेक्टली जीपीएस का यूज करके अपने व्हीकल में यूज कीजिए या फिर अपने फ़ोन में यूज कीजिए, तो जिससे कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वो आपको हेल्प करता है हमारे पास जीपीएस। सम सिस्टम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट ए रूट एंड give turn by turn directions। The car navigation system allows driver to receive navigation instructions without taking their eyes off the road via voice commands। तो ये चीज़ तो आपने क्लियरली फेस किया है हमारे पास, कि जो मैप है उसमें बोलता है राइट टर्न लीजिए, इतने मीटर के बाद यू टर्न लेना है, या फिर जो भी है वॉइस कमांड के थ्रू भी हम नेविगेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। GPS टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स टू मॉनिटर एंड प्लान रूट्स फॉर डिलीवरी वैन्स एंड इमरजेंसी व्हीकल्स। तो इसमें जो भी है सारी चीज़ें जो है वो आपने देखी हुई हैं, बस उनका यूज जो है एप्लीकेशन जीपीएस का वो हम यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पास, ठीक है।
तो नेविगेशन में देखा, अब सर्विंग एंड मैपिंग में भी हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने जीपीएस सर्विंग टेक्निक्स देखी हैं। तो हमें पता है कि जीपीएस जो सर्विंग टेक्निक्स है वो टाइम पीरियडली टाइम मतलब बचाती है, और साथ के साथ हमारे पास एक्यूरेसी भी अचीव होती है। तो सर्विंग एंड मैपिंग में देखते हैं कि यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी हाईली एक्यूरेट सर्विंग एंड मैपिंग रिजल्ट्स कैन बी रैपिडली ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। तो हमारे पास इक्विपमेंट की ज़रूरत कम पड़ती है, लेबर आवर्स की कम पड़ती है। डाटा नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर अदर कन्वेंशनल सर्विंग एंड मैपिंग टेक्निक, जैसे टोटल स्टेशन, थियोडालाइट या कंपास सर्वे कर रहे हो आप, उसमें हमारे पास एक्यूरेसी भी कम मिलेगी, लेबर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। यूजिंग जीपीएस एक्यूरेटली एंड टाइमली मैपिंग ऑफ almost anything can be carried out. GPS provides accurate three-dimensional positioning information for natural and artificial features that can be displayed on maps and models of everything in the world: mountains, rivers, forests, endangered animals, precise minerals and many other resources. तो इसमें आप किसी भी चीज़ का मैप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे फिर वो आर्टिफिशियल फीचर हो हमारे पास। ठीक है। The GPS is used to map cut blocks, रोड अलाइनमेंट्स, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स सच एज लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ऑयल स्पिल्स। तो कितना ऑयल स्पिल हुआ है फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, और उसकी लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें हमारे पास जीपीएस की हेल्प से की जा सकती है हमारे पास। और जैसे कैडेस्ट्रल मैपिंग हो गया, जो कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखता है, क्योंकि कैडेस्ट्रल मैपिंग में आप देखोगे कि फील्ड जो डिवीजन होता है, या फिर आप पटवारी जानते हो, वो पटवारी जो है खेत नापने जाता है, तो उसमें क्या अगर थोड़ा सा भी एरर रहेगा हमारे पास, तो वहाँ पर लड़ाई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट जीपीएस जो हाई ग्रेड के रिसीवर होते हैं, उसका यूज करके अगर हम मैपिंग करते हैं और उसके जो फील्ड को ट्रैक करते हैं, तो हमारे पास हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव हो सकते हैं हमारे पास जीपीएस रिसीवर के थ्रू। कंटिन्यूस काइनेमेटिक टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर टोपोग्राफिक सर्वेज एंड एक्यूरेट लीनियर मैपिंग हमारे पास। तो कंटिन्यूस जो काइनेमेटिक टेक्निक है उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में भी जीपीएस डेटा जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें पता है जो जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, वही हम डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं वापस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करके हम अपने आउटकम या फिर आउटपुट जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है वो हम उसको प्रोसेस करके एनालाइज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है। तो जीपीएस पोजीशन इंफॉर्मेशन सबसे प्राइम इनपुट टू GIS that assemble, store, manipulate and display geographically referenced information in a particular format। अब इसके जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे वेक्टर डेटा होता है हमारे पास, रास्टर डेटा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम GIS की लेक्चर सीरीज में देखेंगे। और यही डेफिनेशन है हमारे पास GIS की, कि GIS जो करता है वो डेटा को स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, और उसको असेंबल भी करके प्रोसेस करके हमारे पास डिस्प्ले भी करता है हमारे पास। तो जिस चीज़ का हमें आउटकम चाहिए होता है वो हम इस सिस्टम की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। जीपीएस हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड ए टेक्नोलॉजी डेट कॉम्प्लीमेंट्स जीआईएस ऑपरेशंस। और ये जो जीआईएस का डेटा होता है वो हमारे पास डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं हमारे पास जीआईएस सिस्टम में हमारे पास। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंटीग्रेट जीपीएस पोजिशनिंग इनटू रिमोट सेंसिंग मेथड सच एज मैपिंग ऑफ जियो रिसोर्सेज यूजिंग फोटोग्रामेट्री एंड एरियल स्कैनिंग and video technology. Today, GPS has an established place in photogrammetry. Apart from determining the coordinates for ground reference points, GPS is regularly used to determine aerial survey navigation and camera coordinates. तो देखिए हमारे पास GPS का हेल्प जो यूज है वो एरियल फोटोग्रामेट्री या फिर हमारे पास जो एरियल स्कैनिंग चलती है रिमोट सेंसिंग मेथड के अंदर, उसमें कितना हेल्पफुल है। क्योंकि हम मान लीजिए जो कैमरा अवेलेबल है वो हमारे पास एरोप्लेन के ऊपर अवेलेबल है, तो जो एरोप्लेन होता है, ड्रोन होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो नेविगेशन होता है वो जीपीएस की हेल्प से होता है। कि जो भी कैमरा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या जीपीएस की हेल्प से निकाले जाते हैं। उसके अलावा ये जो ग्राउंड के ऊपर फोटोग्राफ ले रहा है उसकी जो ग्राउंड ट्रूथिंग होती है हमारे पास, ठीक है, तो कि ये हमारे पास जो ग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जो ग्राउंड रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी हमारे पास जीपीएस की हेल्प से लिए जाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट्स, जीपीएस इज रेगुलरली यूज्ड टू डिटरमाइन एरियल सर्वे नेविगेशन एंड कैमरा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। जीपीएस इज बिकमिंग वेरी इफेक्टिव टूल फॉर जीआईएस डेटा कैप्चर। द जीआईएस यूजर कम्युनिटी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ जीपीएस फॉर लोकेशन डेटा कैप्चर इन वेरियस जीआईएस एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो जीपीएस डेटा के जीआईएस के
जो सिस्टम है उसके अंदर हम प्रोसेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। द जीपीएस कैन ईजिली बी लिंक्ड टू ए लैपटॉप कंप्यूटर इन द फील्ड and with the help of appropriate software user can also have all their data on a common base with very little distortion। तो जो जीपीएस का डेटा है हम उसको बहुत कम एरर के साथ उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे पास और इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर या फिर जीआईएस सिस्टम के अंदर हमारे पास सिंपली। The use of GPS within a GIS environment has already been well accepted and proven, especially for data collection and now data maintenance and information. Thus, GPS can help in several aspects of construction of accurate and timely GIS databases. तो GIS का जो डेटा फॉर्मेट होता है, डेटा कलेक्शन जो होता है, वो हम GIS डेटाबेस के अंदर एक्यूरेसी के साथ इनपुट कर सकते हैं उसको और फिर प्रोसेस करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जीआईएस आप समझ लिए, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में जीपीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। उसके अलावा एविएशन में तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरोप्लेन की जितनी भी ट्रैकिंग होती है, नेविगेशन होता है, वो हमारे पास जीपीएस की हेल्प से होता है हमारे पास। एविएटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज द जीपीएस टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्लाइट। तो जितनी फ्लाइट्स होती हैं वो सभी जीपीएस का यूज करके अपने आप को नेविगेट करती हैं, जिससे कि उनकी सेफ्टी भी इंक्रीज होती है और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। एयरक्राफ्ट पायलट्स यूज जीपीएस टेक्नोलॉजी फॉर एन रूट नेविगेशन एंड एयरपोर्ट अप्रोचेज। सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड्स एक्यूरेट एयरक्राफ्ट लोकेशन एनीवेयर ऑन और नियर द अर्थ। तो सैटेलाइट जो नेविगेशन होता है वो एयरपोर्ट की लोकेशन बताता है विद हाई एक्यूरेसी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो वहाँ पर वो जो एयरप्लेन है वो हमारे पास जो रनवे है उसके ऊपर लैंड नहीं करेगा हमारे पास। और जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो अपने आप को ट्रैक भी जीपीएस की हेल्प से करते हैं हमारे पास। ठीक है, द कंटिन्यूस ग्लोबल कवरेज कैपेबिलिटी ऑफ जीपीएस परमिट्स एयरक्राफ्ट टू फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर प्रोवाइडेड फैक्टर्स सच एज ऑब्स्टेकल क्लियरेंस एंड रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स फॉर आर अदेयर टू। और ये चीज़ आपको शायद पता नहीं है कि जो भी एरोप्लेन्स होते हैं उनका एक पाथ होता है कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसका एक पाथ ट्रेस्ड रहता है और उसी पाथ पे हमारे पास वो फ्लाइट चलती है। तो उस पाथ पे चल रही है नहीं चल रही है वो हमारे पास कैसे पता चलेगा? जीपीएस की हेल्प से पता चलता है। वो अपने आप को कंटिन्यूसली नेविगेट करते रहते हैं। ठीक है, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए डेटा लिंक इनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ एयरक्राफ्ट लोकेशन टू अदर एयरक्राफ्ट एंड टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो जब एटीसी से बात करते हैं तो भी हमारे पास जीपीएस की हेल्प चाहिए होती है, उसी को ट्रैक करके ही हमारे पास कोई भी डिसीजन लिया जाता है। न्यू एंड मोर एफिशिएंट एयर रूट्स मेड पॉसिबल बाय जीपीएस आर कंटिन्यूइंग टू एक्सपेंड। उसके अलावा एनवायरनमेंट में देखते हैं कि जीपीएस टेक्नोलॉजी हेल्प सर्वे डिजास्टर एरियाज एंड द मैप द मूवमेंट ऑफ एयर एनवायरनमेंट फेनोमेनन सच एज फॉरेस्ट फायर, ऑयल स्पिल्स और हरिकेन्स। इन सभी में जैसे जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वहाँ पर जो डिजास्टर होता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी जीपीएस की हेल्प से अपने आप को एफिशिएंटली प्रूव करता है हमारे पास। इट इज़ इवन पॉसिबल टू फाइंड लोकेशन दैट हैव बीन सबमर्ज्ड और अल्टर्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। तो जीपीएस से अगर पहले किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सबमर्ज भी हुआ है तो वो हमारे पास जीपीएस की हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है। इन लैंड सर्वेइंग GPS has virtually become an exclusive method for pinpointing sites in basic network. GPS has played a vital role in relief efforts for global disasters such as tsunami that struck in Indian Ocean region in 2004. तो जो एरियल स्टडीज होता है of some of the world's most impenetrable wilderness are conducted with the aid of GPS technology to evaluate an area's wildlife, terrain and human infrastructure. तो जो नॉन एक्सेसिबल साइट्स होती हैं उन वहाँ पे अगर कोई मूव नहीं कर पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, तो हम जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसकी स्टडी कर सकते हैं हमारे पास। क्योंकि एरियल फोटोग्राफ्स ले सकते हैं तो उसमें भी जो रिमोट सेंसिंग होती है उसमें उनकी कोऑर्डिनेट्स के फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट्स या फिर नेविगेट करने के लिए जीपीएस की हेल्प चाहिए होती है। जैसे अभी हमने ऊपर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर देखा था। ठीक है, एरियल फोटोग्रामेट्री के अंदर देखा था। तो एरियल स्टडीज में क्या है, जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हम उस एरिया को ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि जियोडेसी में जीपीएस बेस्ड अप्रोच हैज बिकम अ वाइडली यूज्ड टूल इन जियोडेटिक स्टडीज ऑफ अर्थ। जियोडेसी का कि जब हम
अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जियो मतलब अर्थ, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जियोडेटिक स्टडीज के बेस पर भी जीपीएस बेस्ड अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फॉर जियोडेटिक सर्वेइंग द जीपीएस विद इट्स इकोनॉमी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन हैज बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड पोजिशनिंग मेथड। तो जीपीएस क्या करता है हमारे पास, एक तो ईजिली ऑपरेट करता है हमारे पास और इकोनॉमिक भी रहता है हमारे पास। तो जियोडेटिक मैपिंग एंड अदर कंट्रोल सर्वेज कैन बी कैरिड आउट इफेक्टिवली यूजिंग हाई ग्रेड जीपीएस इक्विपमेंट। तो अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो हाई ग्रेड के रिसीवर यूज करने पड़ते हैं, और जियोडेटिक मैपिंग के लिए आपको हाई ग्रेड जीपीएस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, स्पेशली व्हेन हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड और व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज नॉट पॉसिबल। GPS can set new standard of accuracy and productivity, and it is used in order to carry out surveys, satellite geodesy quickly and efficiently to achieve data well within an accuracy of millimeter। तो मिलीमीटर की एक्यूरेसी मिल जाएगी अगर हम हाई ग्रेड के जीपीएस रिसीवर्स का यूज करके जब मैपिंग करते हैं हमारे पास, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी हम जीपीएस को एक्यूरेसी के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डेटा को कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब कि जियोडेसी में बहुत काफ़ी हेल्पफुल है हमारे पास। उसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं। हमें पता है कि रिसीवर के अंदर जो क्लॉक्स रहती हैं वो हाईली एक्यूरेट रहती हैं, क्योंकि वो हमारे पास ईडीएम और सीजीएम की क्लॉक्स होती हैं, हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। तो देखते हैं हमारे पास इन एडिशन टू 3D कोऑर्डिनेट्स XYZ, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं जीपीएस के हेल्प से। उसके अलावा हम क्या मेजरिंग टाइम एग्जैक्टली ऑन अ ग्लोबल बेसिस, तो एग्जैक्ट टाइम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीपीएस की या फिर जीपीएस की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी हेल्प से। ये जीपीएस सैटेलाइट कंटेन मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स दैट कंट्रीब्यूट वेरी प्रिसाइज टाइम डेटा टू द जीपीएस सिग्नल। तो जीपीएस सिग्नल के अंदर जैसे हमने देखा था कि जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो कैरी आउट होती है हमारे पास नेविगेशन मैसेज के अंदर, तो उसका हेल्प करके, उसका यूज करके हम अपना एग्जैक्टली जो हाई एक्यूरेसी के साथ हम टाइम मेजर कर सकते हैं ग्लोबली, ठीक है। जीपीएस रिसीवर्स डिकोड दी सिग्नल्स इफेक्टिवली सिंक्रोनाइजिंग ईच रिसीवर टू द एटॉमिक क्लॉक्स। और हमें पता है कि सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है जब हम अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, ठीक है। इसी की वजह से हमने देखा है कि टाइम करेक्शन फैक्टर यूज हुआ था हमारे पास और 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे पास। दिस enables user to determine the time to within 100 billion of a second without the cost of owning and operating atomic clocks। बट जब वो सिंक्रोनाइजेशन होता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी जो है यूजर जो है वो अचीव करता है विद आउट कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग एटॉमिक क्लॉक्स। तो एटॉमिक क्लॉक्स की जो एक्यूरेसी है वो भी हमें अचीव हो जाती है अपने रिसीवर की हेल्प से। ग्लोबली प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो ये जो टाइम मेजरमेंट है एक्यूरेसी के साथ, जो बिलियंथ ऑफ सेकंड्स ऑफ एक्यूरेसी देता है, वो हमारे पास किसके लिए ज़रूरी है, कंट्रोल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के लिए मेनली ज़रूरी है, जैसे वायरलेस टेलीफोन हो गया, डेटा नेटवर्क्स हो गया, जो कि जीपीएस टाइम को यूज करता है टू कीप ऑल ऑफ देयर बेस स्टेशन इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो जीपीएस बहुत ज़्यादा यूजफुल है टेली कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर भी। दिस अलाउ मोबाइल एंसर टू शेयर लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम मोर एफिशिएंटली। पहले तो हमारे पास सैटेलाइट के जो फोन्स थे वो भी उससे हम बात करते थे, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि जीपीएस का यूज होता था हमारे पास। उसके अलावा लैंड सर्वे एप्लीकेशंस में है कि जीपीएस डज नॉट नीड टू बी कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ सर्वे बट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। The advantages and disadvantages of GPS for land survey applications can be classified into 3 categories. It is assumed that single receiver point positioning is not accurate enough to satisfy these applications. These 3 classes of applications can be identified on the basis of range of relative accuracy. तो हमारे पास 3 एक्यूरेसी अगर अचीव हो रही है तो हमारे पास लैंड सर्वे एप्लीकेशंस में भी ये जीपीएस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक है इसका मतलब जो एक्यूरेसी है वो बेटर देन 1 ppm है, 10 की पावर 6, 1 पार्ट्स पर मिलियन। सर्वेज प्राइमरली encompass those surveys undertaken for precise engineering, deformation analysis and geodynamic applications। उसके लिए क्या है, साइंटिफिक कहते हैं हमारे पास, जिसके लिए हाई एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। जियोडेटिक के अंदर क्या है, 1 to 10 ppm तक चलता है। सर्वेज इंक्लूड
geodetic surveys undertaken for the establishment, densification and maintenance of control networks to support mapping. फिर हमारे पास जनरल सर्वेइंग जो लोअर देन 10 ppm होता है. सर्वे प्राइमरली एनकम्पास लोअर एक्यूरेसी सर्वेज primarily undertaken for urban, cadastral, geophysical prospecting, GIS and other general purpose mapping applications. तो लैंड सर्वे एप्लीकेशंस में भी जीपीएस काफी हेल्पफुल रहता है. इसको 3 कैटेगराइज में किया गया है उसकी एक्यूरेसी की बेसिस पे हमारे पास. ठीक है. Users in the geodetic and general surveying categories form the majority of the GPS user community, while scientific category users often provide the primary technology pool for the development of new instrumentation and processing strategy. क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी अचीव होती है और उसके लिए हमारे पास जो प्रिसाइज इंजीनियरिंग या डिफॉर्मेशन एनालिसिस हमें निकालना है, जियोडायनेमिक एप्लीकेशन जैसे सब्सिडेंस हो रहा है कहीं पे, ठीक है, और जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास सब मिलीमीटर की एक्यूरेसी चाहिए होती है हमारे पास, क्योंकि बहुत सालों में कुछ सब्सिडेंस देखने के लिए मिलता है हमारे पास. तो उसके लिए साइंटिफिक जो सर्वे होता है वो साइंटिफिक कैटेगरी के अंदर आता है. तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि न्यू इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास. तो ये एप्लीकेशन थी जीएनएसएस की और ये हमारे पास लेक्चर सीरीज अवेलेबल था. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं जीएनएसएस से, जो इस पीडीएफ में अगर कवर नहीं किए गए हैं तो हमारे पास क्या है उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड की जाएगी. ठीक है, इससे रिलेटेड वैसे जितनी भी हमारे पास वीडियोज हैं, और मोस्टली हमने जो सिलेबस है गेट ज्योमेट्रिक्स का, जिसके अंदर कॉमन पार्ट के अंदर जीएनएसएस के जो टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए गए हैं वहाँ पर इस लेक्चर सीरीज में. कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में है तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी. और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक छूट जाता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको कवर किया जाएगा हमारे पास. तो दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. ठीक है, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए. थैंक यू.